अगर मैं आपसे कहूँ कि एक औरत ने अपने प्यार को 37 बार छुरा घोंपा, तो शायद आप सोचेंगे, ये तो क्राइम केसेस में आए दिन होता रहता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि उसने उसके बाद उसकी पूरी की पूरी स्किन को कपड़े जैसे उतार कर एक मीट हुक पर लटका दिया, उसका सर धड़ से अलग कर दिया और फिर उसके बॉडी पार्ट से खाना बनाया और वो खाना उसके ही बच्चों को सर्व किया, तो क्या आप यकीन करेंगे कि ये फिक्शन नहीं है? ये कोई हॉरर मूवी का स्क्रिप्ट नहीं है दोस्तों। ये पूरी की पूरी सच्ची घटना है जो घटित हुई थी फरवरी 2000 में ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से गांव में। और जिस औरत ने ये किया उसके बारे में पुलिस ऑफिसर्स तक ने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। वो क्राइम सीन इतना डिस्टर्बिंग था कि सीनियर एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर्स को स्ट्रेस लीव लेनी पड़ी और कुछ ने तो अपने पोस्ट से रिज़ाइन भी कर दिया। तो कौन थी कैथरीन नाइट और क्या है डिटेल्स इस पूरे क्राइम केस की? चलिए साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट करते हैं। वेलकम टू क्राइम ज़िला। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताते चलूं कि अगर आपकी दिलचस्पी मेरे ही तरह नेशनल, इंटरनेशनल, सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड ट्रू क्राइम केसेस में है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बिना किसी देर के चलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक छोटी सी जगह अबरदीन, न्यू साउथ वेल्स। वहाँ के लोग एक दूसरे को जानते हैं। खेती बाड़ी का माहौल, एक पीसफुल, सिनिक और बोरिंग सा टाउन और एक मामूली सा घर। इसी घर में रहते थे बारबरा रोगन और जैक रोगन। इन दोनों के 4 बेटे थे। दोनों खुश थे, पर बारबरा रोगन अपनी स्टेबल जिंदगी से बोर हो चुकी थी और इसी बोरियत के दौरान उसकी मुलाकात होती है केनेथ केन चार्ल्स नाइट से। केन जैक रोगन का दोस्त था और दोनों के घर आता जाता रहता था। और फिर कुछ ही दिनों बाद जैक के पीठ पीछे बारबरा और केन का अफेयर चलने लगा, जो इमोशनल से शुरू होकर फिजिकल तक पहुंच चुका था। जैक के पता चलते चलते बारबरा ऑलरेडी ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट हो चुकी थी। वो छोटी सी जगह थी और धीरे धीरे पूरे गांव को बारबरा और केन के अफेयर्स के बारे में पता चल चुका था। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना था कि उन दोनों के अफेयर्स में जैक का भी हाथ था और तीनों एक इमोरल रिलेशनशिप शेयर करते थे। और इसी रिलेशनशिप के चलते जैक ने अभी तक बारबरा से डिवोर्स नहीं लिया था। हालांकि जैक ने इन सभी रूमर्स को झूठी अफवाह का नाम दिया और कुछ ही दिन बाद बारबरा और केन वहां से मूव कर गए। बारबरा और जैक के जो 4 बेटे थे वो अपने पिता के साथ रह गए। उनमें से 2 बड़े बेटे जैक के साथ रहने लगे और जो लास्ट के 2 छोटे बेटे थे उन्हें जैक ने अपनी बहन के घर भेज दिया। केन के साथ मूव करने के कुछ ही दिन बाद बारबरा ने 2 ट्विंस बेटियों को जन्म दिया, जिनमें से एक थी कैथरीन नाइट। इन दोनों बेटियों के अलावा भी बारबरा ने 2 और बच्चे को जन्म दिया। जब कैथरीन मात्र 4 साल की थी तब जैक की डेथ हो गई और पिता के मरने के बाद उसके साथ रह रहे 2 बड़े बेटे बारबरा और केन के घर आकर रहने लगे। तो बारबरा अब 6 बच्चों के साथ रह रही थी। पर जैसा कि हर एक इमोरल अफेयर्स में होता है, यहाँ भी ऐसा ही हुआ। बारबरा और केन के रिश्तों में दरार झलकने लगी। बारबरा के अनुसार केन उसके साथ दिन में कम से कम 10 बार सेक्सुअल संबंध बनाता था, उसे मारता पीटता था। पर ये सारी बात एक तरफ रख भी दी जाए तो ये सोचकर आश्चर्य होता है कि बारबरा ये सारी बातें अपनी दोनों बेटियों से शेयर करती थी, जो मुश्किल से उस वक्त 6 या 7 साल की भी नहीं थी। और फिर जब कैथरीन मात्र 11 साल की थी तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि अगर कोई उससे सेक्सुअल फेवर मांग रहा हो जबरदस्ती तो उसे क्या करना चाहिए। तो उसकी माँ, जिसे ये सब सुनकर अभी तक आग बबूला हो जाना चाहिए था, उसने उसे समझाया कि लड़कियों का काम होता है बर्दाश्त करना और वो इस चीज़ को चुपचाप से बर्दाश्त करके लाइफ में आगे बढ़ना सीखे। कैसी माँ थी ये। खैर, कुछ ही सालों में बारबरा वापस से अपने पहले पति के गांव शिफ्ट हो गई, पर यहाँ आने तक बारबरा का मेंटल इलनेस कैथरीन तक पहुँच चुका था। बारबरा अक्सर कैथरीन और उसकी बहन के सामने मर्दों की शिकायत करती थी और उन्हें ये बताती थी कि कैसे कोई भी मर्द किसी काबिल नहीं है। उसने अपनी दोनों बेटियों के मन में मर्दों के खिलाफ जहर भर दिया था और उसकी वो दोनों बेटियां जो मात्र 12-13 साल की थी, उन्होंने इस जहर को रियलिटी समझ लिया था। कैथरीन हर मर्द को हेट करने लगी, अपने खुद के भाइयों को भी। उसका कहना था कि उसके सारे भाई उन दोनों बहनों के साथ रेप करते थे। ये बात कितनी सच थी भी या नहीं, इसका कभी खुलासा नहीं हुआ, पर आसपास लोगों के अनुसार ये सच बात थी। पर बारबरा के अनुसार कैथरीन झूठ बोल रही थी। कैथरीन स्कूल में भी लोनली चाइल्ड बनकर रह गई।
पर वो लोनली इसलिए नहीं थी कि उसके क्लासमेट्स उससे बात नहीं करते थे, बल्कि वो अकेली इसलिए हुई क्योंकि अक्सर वो दूसरे लड़कों को बुली करती थी और उसके क्लासमेट डर के उससे दूर रहते थे। 15 साल की उम्र तक आते आते कैथरीन ने हाई स्कूल जाना शुरू किया, पर उसने ना अब तक ढंग से पढ़ना सीखा था और ना उसे ढंग से लिखना आता था और ना ही उसका पढ़ाई में मन लगता था, जिसके चलते उसने स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया और पास के ही एक कपड़े फैक्ट्री में कपड़े काटने का काम करने लगी। उसके लिए ये काम पढ़ने से ज़्यादा मज़ेदार था, पर क्योंकि उसका ये ड्रीम जॉब नहीं था तो उसने कुछ दिन बाद वहाँ से काम छोड़कर लोकल एनिमल स्लॉटर हाउस में ऑर्गन काटने का काम करने लगी और ये था उसका ड्रीम जॉब। कैथरीन को इस काम में इतना मज़ा आने लगा कि वो किसी भी दिन अपना काम मिस नहीं करती थी। उसके इस डेडिकेशन को देखकर वहाँ के बॉस ने उसे कुछ दिन बाद जानवरों के खाल निकालने और डिबोनिंग करने में लगा दिया। अपनी इस अचीवमेंट से खुश कैथरीन ने खुद के लिए कस्टम नाइफ्स बनवाया और वो अपनी नाइफ्स की इतनी दीवानी थी कि सोते वक्त भी अपने बेड पर लेकर सोती थी। गांव वालों से उसकी फैमिली की बनती नहीं थी और जो भी लोग उसके पीछे पड़ते वो उन्हें ऐसा डराती कि कोई उसके मुंह नहीं लगता। इसी स्लॉटर हाउस में कैथरीन की मुलाकात होती है एक कोवर्कर डेविड कैलेट से। डेविड खुद एक बड़ा पियक्कड़ और डिप्रेशन से ग्रसित इंसान था। मर्दों से नफरत करने के बावजूद जब भी कोई डेविड को बुली करता तो कैथरीन हमेशा उसके बच्चे के लिए आगे आ जाती। दोनों की इन्हीं सब में नजदीकियां बढ़ी और 1974 में दोनों ने शादी कर ली। शादी से पहले कैथरीन की मां ने डेविड को बोला कि वो उसकी बेटी से थोड़ा सावधान रहे क्योंकि कैथरीन का दिमाग का स्क्रू थोड़ा ढीला रहता है। शादी के ही रात कैथरीन ने डेविड को तकिए से गला घोंटकर मारने की कोशिश की, पर डेविड बच गया। बाद में कैथरीन ने बताया कि उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि डेविड ने सिर्फ 3 बार ही उसके साथ इंटरकोर्स किया था और वो पूरी रात करना चाहती थी। 1 साल के अंदर कैथरीन प्रेग्नेंट हो गई और एक दिन जब वो हेविली प्रेग्नेंट थी तो डेविड को घर आने में देर हो गई, जिसके चलते गुस्से में आकर कैथरीन ने उसके सारे कपड़े जला दिए और फ्राइंग पैन उठाकर उसके सर पर दे मारा। इंजर्ड डेविड वहां से निकलकर नेबर्स के बैकयार्ड में आके बेहोश हो गए। नेबर्स ने उसकी ये हालत देखकर पुलिस में कंप्लेन कर दिया, पर पुलिस के कुछ करने से पहले ही कैथरीन ने डेविड को मना लिया और मामला रफा दफा हो गया। मई 1976 में अपनी पहली बेटी के जन्म के 2 महीने बाद कैथरीन के अब्यूसिव बिहेवियर से तंग आकर डेविड कैथरीन को छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्वींसलैंड में शिफ्ट हो गया और उसके जाते ही पोस्टमार्टम डिप्रेशन ने अपना काम किया और कैथरीन का बच्चा खुचा स्विच भी पूरी तरह से उड़ गया। उसका मेंटल हालत इतना खराब हो गया था कि वो अपनी 2 महीने की बेटी को रेलवे ट्रैक पर छोड़ आई मरने के लिए, पर उस बच्ची को नेबर के ही एक आदमी ने बचा लिया। बाद में कैथरीन ने कुल्हाड़ी उठाई और पास के गांव में लोगों को मारने की धमकियां देने लगी। उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन की शिकार है। हालांकि कुछ ही दिनों में वो वहां से छूटकर बाहर आ गई और आते साथ ही उसने एक औरत के कार को हाईजैक किया, उसके चेहरे को जख्मी करके उसे क्वींसलैंड चलने को कहा, पर आगे जाकर एक रेस्ट शॉप में मौका पाकर वो औरत वहां से भाग गई और दोबारा से कैथरीन को मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया। कैथरीन के मेंटल स्टेट को सुनकर डेविड अपनी मां के साथ वापस से कैथरीन को अपने घर ले गए और अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर उनके साथ रहने लगे। कुछ ही दिनों बाद दोनों की एक दूसरी बेटी हुई। हालांकि कैथरीन का अब्यूसिव बिहेवियर अभी भी ठीक नहीं हुआ था और इसी के चलते डेविड और कैथरीन ने फाइनली अलग होने का फैसला किया और डेविड उन्हें छोड़कर वहां से चले गए। कैथरीन नाइट का पूरा लाइफ एक रोलर कोस्टर था और वो रोलर कोस्टर सिर्फ नीचे ही जाता था। उसके कई रिलेशनशिप थे, हर रिलेशनशिप में वो वायलेंट थी, हर बार वो ही डोमिनेट करती थी। वो इतनी डोमिनेंट थी कि एक बार उसने अपने एक पार्टनर के 8 हफ्ते के पपी को उसके सामने ही गला रेत दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगा कि उस पार्टनर ने उसे हर्ट किया था। एक नन्हा सा पपी, उसकी कोई गलती नहीं थी। दोस्तों, जब कोई एक बेगुनाह जानवर को एक छोटे से जानवर के साथ ये कर सकता है तो समझ जाओ कि कुछ बहुत गलत है अंदर से। जॉन प्रिंस, जो उनका एक और पार्टनर था, उसको पता चला कि कैथरीन डेंजरस है। उसने खुद एक एवीओ फाइल किया था, जिसे एप्रीहेंडेड वायलेंस ऑर्डर कहते हैं, मतलब रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। उसने पुलिस को बताया था कि मैं अपना घर बचाना चाहता हूँ अपने बच्चों के लिए। जॉन ने अपनी फ्रेंड्स को भी बताया कि अगर कुछ गलत हो गया तो कैथरीन की वजह से होगा। उसे अंदाज़ा था, उसे डर था, लेकिन वो सेफ नहीं था। फिर फरवरी 2000 की वो रात आई अबरदीन में। जॉन प्रिंस के साथ कैथरीन की लड़ाई हो चुकी थी और जॉन अपने दोस्तों के घर था।
वो वहाँ से घर नहीं जाना चाहता था। उसे लग रहा था कि अगर वो घर गया तो उसके साथ बहुत कुछ गलत होगा, पर वो अपने बच्चों को भी वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता था। और वो जानता था कि अगर उसने अपने बच्चों को कैथरीन के साथ अलग छोड़ा तो हो सकता है कि कैथरीन उन बच्चों के साथ कुछ गलत कर दे। हालांकि उसका ये डर ही निकला, क्योंकि कैथरीन ने उसके बच्चों को पड़ोस के घर में भेज दिया था नाइट आउट के लिए। दिन में सब ठीक लग रहा था। कैथरीन के घर पे बच्चे थे, हंसी मजाक था। फिर रात आई। कैथरीन और जॉन ने बहुत ही पैशनेटली सेक्स किया। सब नॉर्मल था जॉन के हिसाब से अपेरेंटली। जॉन ने एक गहरी सांस ली। उसे लगा कि वो ज़्यादा ही कुछ गलत सोच रहा था कैथरीन के बारे में। पर क्या जॉन ज़्यादा सोच रहा था? क्या जॉन का सिक्स सेंस उसे गलत बोल रहा था कैथरीन के बारे में? चलिए आगे जानते हैं। रात गहरी हुई। जॉन नींद में जाने लगे और कैथरीन ने अपना बचर नाइफ उठाया। इस वक्त तक जॉन प्रिंस सो रहा था या शायद अभी भी जाग रहा था जब कैथरीन ने उसे 37 बार छुरा घोंपा। सोचना भी मुश्किल है, 37 बार। बेडरूम में शुरू हुआ। जॉन भागने की कोशिश किया हॉलवे में, फिर बाहर, पर कैथरीन ने उसे खींचकर वापस हॉल में ले गई और फिर जख्मी हालत में वो लॉन्ज के पास गिर गया। कैथरीन उसे चाकू घोंपती रही और 37 बार के बाद वो रुक गई। खून हर जगह था, वॉल्स पे, फ्लोर पे, हॉलवे में। और फिर जॉन प्रिंस के मरने के बाद जो कैथरीन ने किया वो कोई इंसान तो कभी नहीं कर सकता। जॉन प्रिंस की पूरी स्किन उतार दी, पूरी, सर से लेकर पैर तक। और ये एक एमेच्योर का काम नहीं था, ये एक स्किल्ड वर्कर का प्रिसिशन था। एक इंसान की पेल्ट। सोचो, किसी इंसान की स्किन को पूरी की पूरी तरह एक ही बार में उतार देना, क्या वो कोई नॉर्मल सा इंसान कर सकता है? कभी नहीं। पर कैथरीन नॉर्मल इंसान नहीं थी। वो स्लॉटर हाउस में काम करती थी और वो इतने दिनों से काम की थी कि वो एक एक्सपीरियंस्ड वर्कर थी और उसे पता था कि स्किन को एक ही बार में कैसे उतारते हैं प्रिसिशन के साथ। उसने जॉन के स्किन को उतारा और मीट हुक पर लटका दी अपने ही घर के दरवाजे पर। एक इंसान की स्किन मीट हुक पे। और फिर स्किन को लटकाने के बाद उसने जॉन का सर धड़ से अलग कर दिया। फिर उसके बॉडी को अरेंज किया, उसके हाथ को एक खाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे और पैर को क्रॉस करके, एक मैकेब्रे डिस्प्ले जैसा कि कोई आर्ट इंस्टॉलेशन हो। और फिर वो किचन में गई। उसने जॉन के सर को एक बड़े पॉट में डाला, साथ में उसमें फ्रेशली पील्ड वेजिटेबल्स डाले और एक स्ट्यू बनाया। जॉन के बाकी बॉडी पार्ट्स जैसे कि उनका बटक्स, उन्हें ओवन में बेक किया वेजिटेबल्स के साथ। और फिर बनाने के बाद सभी खाने को प्लेट में सर्व किया और वो प्लेट उसने जॉन के अपने बेटों और बेटियों के लिए रख दी, साथ में हैंड रिटन नोट्स। इतना करने के बाद उसने ढेर सारी पिल्स खाई और वहीं पर बेहोश हो गई। शायद वो खुद भी वहाँ पे मर जाना चाहती थी, पर पिल्स ने अपना काम अच्छी तरीके से नहीं किया और वो बच गई। सुबह पुलिस आई, एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स, लोग जो क्राइम सीन देखते थे, लोग जो मर्डर्स देखते थे, वो लोग भी स्ट्रेस लीव पे चले गए। कोर्ट रिकॉर्ड्स में लिखा है, A number of police officers who were highly experienced in examining crime scenes found the need to take stress leave because of the situation with which they were confronted. मतलब जो मैंने अभी आपको बताया, क्राइम सीन इतना डरावना था कि बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स ने स्ट्रेस लीव ले लिया था। ये वो लोग थे जो डेली क्राइम सीन्स देखते थे। वो लोग स्ट्रेस्ड हो गए थे इस क्राइम सीन को देख के। सोचो वो कितना भयानक होगा। अब यहाँ एक और डायमेंशन आता है, ऐसा एंगल जो इस केस को और भी क्रीपी बना देता है। इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कि कैथरीन एक स्पेसिफिक हॉरर मूवी की ऑब्सेसिव फैन थी। मूवी का नाम था रेजरेक्शंस, जिसमें एक सीरियल किलर लोगों के बॉडी पार्ट्स कलेक्ट करता है और स्किन उतारता है। वो मूवी R18+ रेटेड थी, मैच्योर कंटेंट। कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि कैथरीन ने रेजरेक्शन देख के कॉपी किया। स्किनिंग, डिकैपिटेशंस, मीट हुक पे बॉडी, सब मैच करता था। उसने इस फैंटेसी को रियलिटी में इंपोर्ट किया था। हॉरर फैंस भी जानते हैं कि हॉरर मूवी सिर्फ फिक्शन होती है, एक सेफ थ्रिल है और कहाँ लाइन ड्रॉ की जाती है। पर कैथरीन ने वो लाइन क्रॉस कर दी। जो स्क्रीन पे उसने देखा, उसने अपने घर में उसे कर दिखाया। कैथरीन ने मर्डर का गिल्टी प्ली किया। ट्रायल नहीं हुआ, सीधा सेंटेंसिंग। जस्टिस ओकीफ ने उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी
ऑस्ट्रेलिया में किसी भी औरत को मिली पहली लाइफ सेंटेंस थी। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि ये एक अपॉलिंग क्राइम है, ऑलमोस्ट बियॉन्ड कंटेम्पलेशन इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। वो एक वायलेंट पर्सनैलिटी है जो अपनी ज़िंदगी में डेंजरस रही है और रहेगी। अगर इसे कभी रिलीज़ किया गया वो लोगों को सीरियसली हर्ट करेगी, शायद मार भी देगी। और एक साइकेट्रिस्ट की रिपोर्ट ने कहा ये साइकेट्रिक डिजीज़ नहीं है, ये उसका नेचर है, उसका नेचर। बीमारी को तो आप फिर भी सही कर सकते हैं, पर नेचर को कैसे कोई ठीक करे। कैथरीन ने कोर्ट में अपील की, पर कोर्ट ने अपील भी रिजेक्ट किया 2006 में, और उसका लाइफ सेंटेंस बरकरार रहा। कैथरीन मैरी नाइट आज भी ऑस्ट्रेलिया की जेल में है। उसकी कोई रिलीज डेट नहीं, कोई पैरोल नहीं। ऑस्ट्रेलिया की पहली औरत जिसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली। जॉन प्रिंस के बच्चे आज भी वो रात के साए में जी रहे हैं, और अबिरदीन का वो छोटा सा टाउन वो कभी वही नहीं रहा जो पहले था। दोस्तों, ये थी कैथरीन नाइट की ट्रू क्राइम कहानी, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे डिस्टर्बिंग मर्डर केस बन गया, जो कोर्ट्स की लैंग्वेज में भी हॉरर स्टोरीज जैसी थी। जजेस ने लिखते लिखते हॉरेंडस, मैकाब्रा, ग्रिजली जैसे वर्ड्स यूज किए, क्योंकि लीगल लैंग्वेज भी नहीं बच पाई थी इस केस के असर से। इस केस ने एक सवाल छोड़ दिया जिसका जवाब कभी नहीं आएगा। क्या कुछ इंसान जन्म से ही मॉन्स्टर होते हैं, या उनका सराउंडिंग उन्हें ऐसा बनाता है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको भी ये एपिसोड क्रीपी लगा तो जल्दी से लाइक करो और बने रहो क्राइम ज़िला के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सैटरडे शाम के 6:30 बजे। तब तक के लिए मेरी दूसरी स्टोरीज चेक करो, और हाँ, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ आपसे अगली बार। टेक केयर एंड गुड बाय।